नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 सालों पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि 2014 में मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने के वायदे के साथ ही वो सत्ता में आई थी, लेकिन आज भी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, जबकि आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के शासन में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और लोगों का जीवन भी मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में देश में नफरत और हिंसा दोनों बढ़ी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया है और देश को पीछे धकेल दिया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। पीएम मोदी की प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। क्या कुछ उपलब्धियां बीजेपी की रही, प्रधानमंत्री मोदी की रही, जिस बात का जिक्र वो अक्सर करते हैं। जनधन योजना, गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता का आंदोलन छेड़ा, जीएसटी लागू करना, एक राष्ट्र एक कर नीति बनाई उन्होंने, और आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया। डिजिटल इंडिया, तकनीक को जन जन तक पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट पर ज़्यादा काम फोकस किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया। अनुच्छेद 370 हटाना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो था वो समाप्त हो गया। राम मंदिर निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ऐसे में हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है, लेकिन फिर भी ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी अपना बताती है। बहरहाल नारी शक्ति का कानून, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना और पाकिस्तान को सीख देना। आज हम मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को विस्तार से समझेंगे और विपक्ष के आरोपों को भी ध्यान से सुनेंगे। क्या विपक्ष आरोप यहाँ पर लगा रहा है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल जी। हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। और रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर शशिकांत जी आपसे ही है, 11 साल क्या वाकई बेमिसाल है, कहा जा सकता है? जी नेहा जी, बिल्कुल बेमिसाल है। और आज की तारीख में सारे मीडिया चैनल पे चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पे पहुंच गया। आज जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। कुछ वर्ष पहले हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, आज हमने जापान को पीछे छोड़ते हुए हम चौथे स्थान पे हम अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। हमारे आगे जो है अमेरिका, चीन और जर्मनी, 3 देश ही रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि अब $5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। जिस दिन हम इसी रफ्तार से $5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, वह दिन दूर नहीं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे पूरी दुनिया में। और ठीक उसी प्रकार से हम सैन्य शक्ति में हम आज दुनिया में तीसरी शक्ति हैं। सैन्य शक्ति में भी हम जिस प्रकार से हमारे वीर जवान और अभी पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार से अपना शौर्य दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा है। हम आज सैन्य शक्ति में भी तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। इसी प्रकार से जो अन्य हमारे क्षेत्र हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, दूसरी जितनी भी
क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे देश में जो नेवल में काम हुआ है, जो हमारे देश में हमारा ब्रह्मोस हमारे देश में बन रहा है, जो दुनिया ताइवान जैसा देश हमसे ब्रह्मोस लेकर के चीन को आंख दिखाने का भी काम करता है, इतनी ताकत हमारे ब्रह्मोस में है। अब हम रेल पे, आपने अच्छा किया कि रेल पे चर्चा किया, रेल की आधुनिकीकरण जिस प्रकार से किया हमने, एयरपोर्ट जिसका जाल बिछा दिया पूरे देश में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 11 एयरपोर्ट आज की तारीख में फंक्शनल है। इसी प्रकार से हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में तमाम मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, एम्स खोलने का काम किया, यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, हमारे रिसर्च का फंड बढ़ा है, हमारे यहाँ शोध का काम तेजी से बढ़ रहा है, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में भारत के विकास को नजीर मान करके, भारत के विकास को मॉडल मान करके पूरी दुनिया के भारत में आप कह रहे चलिए बहुत विकास हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिन वादों को करके आप सत्ता में आए थे वो वायदे तो आपने पूरे नहीं किए ना सर। महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस के पास तो आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। 3-4 ही काम है जो साल भर में कांग्रेस करती है। एक तो मोदी सरकार पे आरोप लगाना, अब कुछ सवाल पूछते रहना, और इंदिरा जी के तिथि पे, इंदिरा गांधी के स्थल पे चले जाना, राजीव जी के पुण्यतिथि पे राजीव जी के स्थल पे। इसके अलावा कोई काम नहीं है। इन्होंने देश की कोई सेवा नहीं करना है। इनको यही भाषा बोलना है जिससे देश के लोग हतोत्साहित। रमन जी 60 साल तक क्या कर रहे थे? देश की सेवा नहीं की क्या आप लोगों ने? और अब ये 11 सालों में जितना विकास हुआ है, फिर उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। रमन जी, सवाल किससे? रमन जी से सवाल। रतन जी, माफ कीजिएगा, रतन जी। सॉरी। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं। वो हमारे नेता हैं, इस देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरे भाजपा की बटालियन, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पानी पी के कोसती है, पंडित नेहरू का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाती है, और आदरणीय राहुल गांधी जी के छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, तो बात तो होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को उन्होंने अमेरिका और भारत की जो न्यूक्लियर डील थी, उन्होंने वो करके ये साबित किया कि अमेरिका और राष्ट्रपति का रिश्ता और मजबूत कैसे हो। उन्होंने आरटीआई लाया, आपको भी याद होगा, सूचना का अधिकार। मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में शिक्षा का अधिकार आया। नहीं तो ये बताइए ना, ये शून्य कैसे है इनका कार्यकाल? अगर आप ये कह रहे हैं सिफर है, तो कैसे है? मुझे 5 बिंदु बता दीजिए। सब कुछ छोड़िए, आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो देश की जनता ने देखा। नहीं पसंद आया तो हटा दिया ना, सब चीजें ठीक है। लेकिन इनके कार्यकाल में ऐसी 5 चीजें मुझे बताइए जो आप कहते हैं बेकार हुई, एकदम कुछ नहीं कर पाए। जब आप ये कहते हैं कि वायदा खिलाफी इन्होंने की, तो कैसे की? मुझे 5 बिंदु बताइए बस। मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला तो ये नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी करके इन्होंने भारत का कबाड़ा बना दिया, और आज भी आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही है, और हमारी बहनों के सिंदूर को आज भी छीना जा रहा है। लेकिन बहनों के सिंदूर के ऊपर उंगली उठाने का काम यही लोग करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने जीएसटी लाया, जीएसटी से कौन सा भारत में बहुत बड़ा काम कर दिया? जीएसटी लाके आपने अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। आपने नोटबंदी, जीएसटी और तमाम जो आपने बहनों के खाते खुलवाए थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उस खातों से नेहा जी हमें और आपको और गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। आज लोगों के पास कुछ नहीं है। तो तमाम ऐसे जो भी योजनाएं इन्होंने लाई है 2-4, उससे भारत की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। महंगाई आसमान पे है, युवा सड़कों पे टहल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भारत आज इनसे बार बार पूछ रहा है कि आपके वादे कहाँ गए जो आप 15 लाख देने वाले थे, अच्छे दिन लाने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाने वाले थे, अच्छे दिन कहाँ है? ये सवाल है भारत का, और मैं भारत की जनता के सवाल। अतुल जी, ठीक है अतुल जी, क्या वाकई अच्छे दिन गौण है? नहीं दिखाई दे रहे अच्छे दिन अतुल जी? भाजपा के शासनकाल में जो 11 साल का शासनकाल रहा है, ये बिल्कुल निराशाजनक रहा है। आप एक चीज देख पाएंगे, जो देश में जो महंगाई अपने चरम पर है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति जो वो अपना पैसा नहीं बचा पा रहा है, केवल अपना भरण पोषण ही कर पा रहा है।
और देश किस कगार पर पहुंच गया है ये भाजपा के शासनकाल में सब पूरी जनता देश की देख पा रही है। आपने एक चीज, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं बता पाई। जो किसानों के संदर्भ में जो ये कानून लाए थे, वो जो काला कानून था उसको इन्होंने वापस लिया, वो किसके फायदे के लिए लाए थे। और रही बात, आपने देखा होगा डीजल और पेट्रोल जिसको ये कहते थे जी, ठीक है, चलिए अतुल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल देखिए, गुस्सा आक्रोश शशिकांत जी सब जगह है, सब जगह गुस्सा आक्रोश है जी। जो जनता जो छली गई, और इसीलिए जनता ने जो विगत चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो इनको बिल्कुल नकार दिया। हाँ। और इनको सेकंड नंबर की पार्टी बना दिया। ये देश की जनता ही है जिसने उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर इनको जो कहा था, कई मीडिया चैनलों ने भी दिखाया कि हम तो मतलब जो है 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो वहां पर जनता ने, उत्तर प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता ने एक सबक सिखाया, और जनता जो भविष्य में भी जो आगामी जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करेगी। ठीक है, देखिए सुपड़ा साफ हो जाएगा शशिकांत जी, इस बात को कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये कह रहे, वायदा खिलाफी की इन्होंने ना बेरोजगारी खत्म की, ना महंगाई को खत्म किया, और कुछ उद्योगपतियों को फायदा, चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के पीछे देश का बंटाधार कर दिया। शशिकांत जी, हाँ देखिए, आपने जिन सवालों को रखा, इसके अलावा इन लोगों ने जीएसटी और नोटबंदी पर भी बोला। तो नोटबंदी तो वो हुआ कि जिससे पाकिस्तान के जितने आतंकवादी थे उनकी कमर टूट गई, तो तकलीफ कांग्रेस अरे सर फिर भी आतंकवादी घटनाएं कहाँ खत्म हो रही है, मुझे बता दीजिए ना। आप लोगों ने तो कहा था अब तो नोटबंदी हो गई जी, अब तो इसके बाद कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी, इसलिए क्योंकि अब आतंकवादियों की कमर टूट गई, पाकिस्तान की कमर टूट गई, ऐसा हो जाएगा वैसा। क्या हो गया मुझे बता दीजिए। पहलगाम हो गया, उसके बाद बालाकोट हो गया, उसके बाद ये पूरा पुलवामा हुआ। बता रहे हैं, उसी के बाद से उन लोग भी पिलाए और आटा का कटोरा लेकर के पाकिस्तान घूम रहा। और आज पाकिस्तान को जब पीटा गया, लतियाया गया है, तो पाकिस्तान रो रहा है और उसके पास हैसियत नहीं है कि भारत का जवाब दे दे। ये उसका बहुत बड़ा असर है। एक बात, जीएसटी के बारे में लोग कुछ जानते नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानते नहीं, समाजवादी पार्टी को अपहरण उद्योग और ट्रांसपोर्ट उद्योग के अलावा कुछ जानते नहीं। सर आप अपनी वाहवाही कर रहे हैं, पाकिस्तान में अपनी वाहवाही हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बीच में ना बोलिए भाई, बीच में ना बोलिए आप, बीच में तिवारी जी जो टेम्पू से लड़की कूद के भागी है, तो आपकी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के तिवारी जी, उत्तर प्रदेश नहीं, आप एक चीज बताइए, आपने एक जवाब दिया, जो उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घट गई हैं, योगी सरकार से संभाला नहीं जा रहा है। आप किस प्रकार की बात करते हैं चैनल पर आके बैठ करके? पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है किस प्रकार की आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ बढ़ी हुई है, किस प्रकार की हत्या, डकैती, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, वहां हर जगह विफल हैं। सुन लीजिए, ज्यादा उत्साहित न होइए। केवल जो 2024 में आपको कुछ सीटें मिल गई, आरक्षण बदल जाएगा और संविधान बदल जाएगा, इसके नाम पे मिल गया, उससे उत्साहित ना होइए। 27 में वही जाते आप लोगों ने खाया नहीं, आरक्षण तो आपने खाया है। आपके द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने आरक्षण नहीं खाया, अगर आरक्षण का पालन किया तो अभ्यर्थी माननीय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों गए? या आपके द्वारा पीडीए का आरक्षण कहाँ तक, पीडीए का पूरा आरक्षण खा दिया गया? पढ़े लिखे हैं, जवाब तो सुनिए, नेहा जी जवाब तो सुने। जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सुन लीजिए। हाँ, तो जीएसटी का सवाल इन्होंने, कांग्रेस ने और समाजवादी ने उठाया। जीएसटी, अरे भाई, आज हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो हम अपनी कमाई से बने हैं, जीएसटी से बने हैं। हम कोई उधार लेकर थोड़ी बने हैं चौथी अर्थव्यवस्था। इसमें जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के व्यापारी और सारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से ही हम आज चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। हमारे देश के लोगों ने कमा के चौथी अर्थव्यवस्था बने। आपको क्या पता नहीं जीएसटी के बारे में? आप लोगों को जीएसटी के बारे में मालूम नहीं है? मैं तो कांग्रेस को मालूम है, समाजवादी पार्टी को मालूम है। आज चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया में कैसे जीएसटी से बने? आज हमारा जो है ग्रोथ हुआ है। तिवारी जी, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे साथ के लड़के ना एडवोकेट हैं, मेरे बैचमेट एडवोकेट हैं, हम सुबह लेकर शाम तक यही काम करते रहते हैं, और हमें ना जीएसटी के विषय में आप ना समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।
बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हम चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बने? अरे भाई ठीक है, मैंने मान लिया अब आपका सम्मान है, मान लिया। जीएसटी से ही तो हम आज चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। आप जीएसटी को कोर्स करके जीएसटी से बन गए, अभी कांग्रेस के साथ हमारे चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। अरे वाह, देखिए अभी आप तिवारी नहीं कैसे कर रहे तिवारी जी, आप हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, हम चौथी अर्थव्यवस्था देखिए ये भी कह रहे हैं शशिकांत जी, ये लोग ये भी कहते हैं कि देखिए धर्म के नाम पर बांटने के अलावा देश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया इन 11 सालों में। इतनी खाई नहीं थी हिंदू मुस्लिम के बीच जितनी इन 11 सालों में बढ़ा दी गई। हाँ हम बता रहे हैं। देखिए धर्म के नाम पे ये लोग जो तुष्टीकरण करते थे, पाकिस्तानी आतंकवादियों को ला करके अयोध्या में और लखनऊ में और संकट मोचन मंदिर में बम फोड़वाते थे, और फिर उसको समाजवादी पार्टी छुड़वाती भी थी, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाती थी कि हमारे भाई हैं इनको छोड़ दिया जाए। इस तरह का कृत्य ये लोग करते थे। अब वो कृत्य नहीं हो रहा, इसलिए ये लोग कह रहे हैं धर्म के नाम। मैं जवाब दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने केस जो मुख्यमंत्री अपने आप दे रहे हो, और उत्तर प्रदेश में आप देख पाएंगे कि जो अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा हुआ है। अगर केंद्र सरकार अपराध पे चले गए, अभी धर्म से अपराध पे चले गए, अभी हम असम में आ जाएंगे, सुन नहीं रहे, असम प्रदेश में भी आ जाएंगे, जो मणिपुर में भी चले जाएंगे। है कितनी सार्थक है बता दीजिए। सेना क्यों आप लोगों द्वारा कमजोर किया गया, अग्निवीर जैसी योजना लाई गई। सेना में अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया, अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त कर देंगे, पूर्व सेना कैसे कर देंगे, बनाएंगे। कैसे कर देंगे? उत्तर प्रदेश में अगर आ गए तो कैसे कर देंगे? वो केंद्र की योजना है ना सर, उत्तर प्रदेश की योजना है क्या? नहीं, हमने कहा कि जब हम लोकसभा चुनाव में थे, यही क्या नहीं, सुन लीजिए लोकसभा चुनाव में हमने बात कही थी, विधानसभा के मुद्दे और हमने क्या कहा था जनता के बीच, अगर हम केंद्र में आते हैं तो हमारे द्वारा माननीय अखिलेश जी का स्टेटमेंट है, और हमने लोकसभा चुनाव में यही बात रखी थी कि केंद्र सरकार की जो अग्निवीर योजना है हम इसे समाप्त करके ही रहेंगे। लेकिन हम सत्ता में नहीं आ पाए। जब भी हम सत्ता में आएंगे हम इस अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे और समाप्त करके ही रहेंगे। ये योजना हम नहीं रखेंगे, हम पूर्ववत भर्ती की योजना रखेंगे, ये समाजवादियों का वादा है। देखिए रतन जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कह रहे हैं हम लोगों ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, हमने जीएसटी को लागू किया, आयुष्मान भारत योजना चलाई, डिजिटल इंडिया किया, इससे हर कोई इंसान आज डिजिटल मनी यूज करता है। ये कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लेकर आई, ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने शुरू किया, हमने एमएसएमई में एक नई जान फूंकने की कोशिश की, हमने देश की अर्थव्यवस्था को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें की। ये 11 सालों में ही हुआ है, इससे पहले तो नहीं था। देखिए नेहा जी ये जो आयुष्मान भारत की बात करते हैं उसी का नाम पहले राजीव गांधी जीवनदायी योजना था। नाम बदलकर अपनी योजनाओं को चमकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन इनसे अगर पूछ लेंगे कि 2014 से अब तक 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने कितना कर्ज देश के ऊपर लाद दिया है, वो जब पूछ लेंगे तो ये तिलमिला जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम करके दिखाया है वो भारत जानता है और भारत देख रहा है। मैं तो इनसे बार बार कहता हूँ कि आप आइए, राहुल जी तो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सामने डिबेट कर ले, ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि आप आइए, हम भी आते हैं, हमारे किए हुए कार्यों की बात करते हैं, आपके किए हुए कार्यों की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पत्रकार परिषद आज तक नहीं ले पाए, सिर्फ मन की बात जनता के सामने रखते हैं, लेकिन जनता की मन की बात वो कब सुनेंगे वो देश भी जानना चाहता है। नेहा जी मैं इनसे एक ही चीज कह रहा हूँ कि अभी असम में आपके पास न्यूज आई होगी, असम के मुख्यमंत्री ने अभी ऐलान किया है कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा कि असम में जिनके 3 बच्चे हैं महिलाओं को, उनको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं होगा, लेकिन ST की महिलाएं अगर जिन्हें 4 बच्चे हैं उन्हें उसका फायदा मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर महिलाओं के लिए चलिए मैं पहले सवाल का जवाब ले लेती हूँ। शशिकांत जी जिस बात का जिक्र अभी रतन जी कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि देश पर कर्जा कितना बड़ा उस बात को भी समझना होगा, और ऐसी कौन सी नई योजनाएं चला दी जिससे सीधे जनता लाभान्वित हो सके। ऐसी तो बहुत
मुश्किल से ही ढूंढनी पड़ेगी कौन सी ऐसी योजना जिससे कि ये कहा जाए नहीं नहीं ये योजना जो है इसका तो बहुत ज्यादा लाभ मिल गया जनता को। 2014 में कुल कर्ज सरकार पर था 55 लाख का, 55 लाख करोड़ का, 55 लाख करोड़ का कुल कर्ज था 2014 में, जो अब 2023 तक का जो आंकड़ा है उसमें बढ़कर हो गया है 155 लाख करोड़। अब आप समझ लीजिए कितना कर्जा इन 11 सालों में देश पर पड़ा है। ठीक है, देखिए जो भी हमारे जो बाहर के लोन अगर होते हैं तो वो हमारी कैपिटल, हमारी सरकार की हैसियत कितनी है, कैपिटल कितना, उसके आधार पे होता है। ये इनको याद करना चाहिए कि चंद्रशेखर की सरकार बनवाए थे राजीव गांधी और सारा सोना उठा करके गिरवी भी रख दिया गया था, देश का खजाना खाली हो गया था। ये भी इनको अपने याद कर लेना चाहिए। अब आ गए राजीव गांधी के ऊपर। ये सैन्य शक्ति पर ये लोग बात कर रहे थे, अभी तो नहीं होता है तो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी और पंडित नेहरू याद आ जाते हैं। अरे भैया 70 सालों में हमने जो कर्जे थे 55 लाख करोड़ थे, लेकिन आपने 11 सालों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसकी बात करिए ना। हाँ, उसकी बात करेंगे। वो हमारी कैपेसिटी, हमारी हैसियत है, उसको ये हम उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। एक बात, अभी ये लोग दोनों जने सैन्य शक्ति पे बात कर रहे हैं। कर्जे में रह के देश कैसे आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा हमें भी समझा दीजिए शशिकांत जी, इसी पे थोड़ा सा बताइए, डिटेल दीजिए थोड़ा सा कि कर्जे में रहकर अगर किसी इंसान के ऊपर कर्जा होता है तो वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, ऐसी अगर किसी देश के ऊपर कर्जा है तो वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, थोड़ा सा बताइए डिटेल में। देखिए, हमेशा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है उसके लिए कर्जे होते हैं। ये कर्जे इसके लिए थोड़ी होते हैं लेकर के हम उसको खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए होता है, देश मजबूत करने के लिए होता है, आज देश मजबूत हो रहा है। इसके लिए कोई भी कर्जा, कोई भी लोन होता है देश मजबूत करने के लिए होता है। एक बात, और जरा सैन्य शक्ति पे आ जाइए। लोग बड़ा सैन्य शक्ति पे दोनों जने बोल रहे थे। सैन्य शक्ति में यही था कि मनमोहन सिंह सरकार के समय 10 लाख ले गए थे नरेंद्र मोदी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर मुझे बता दीजिए ना सर, एक सेकंड, शशिकांत जी आप कह रहे हैं ये 100 लाख करोड़ तकरीबन 100 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा 11 सालों में खर्च हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया आपने। ये बताइए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे एक नई बुलंदी को छू गया भारत, कहाँ पे क्या ऐसा बहुत बेहतर बना दिए, थोड़ा सा बताइए ना सर डिटेल में। देश की जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है, जानना चाहती है सर, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। हाँ ठीक है, आज हम अंतरिक्ष में, हम चांद पे पहुंच के हमने बुलंदियों को छू लिया। आज सर वो तो वैज्ञानिकों की उपलब्धि है ना, वो सरकार की उपलब्धि है क्या? पहले तिवारी जी, डॉक्टर साहब, ये चीजें वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ से आ गया? चलती रहेंगी। कुछ नई चीजें क्या हुई हैं, इनको जोड़ा जाए तो जो बता पाए तो बताइए। नहीं, अगर हम चांद पे पहुंच गए, नहीं हम लोग डॉक्टर साहब, हम आपकी बातों को नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे ये बताइए अतुल जी, इससे पहले धारा 370 को हटाने की सोच सकता था क्या? नहीं सोच सकता था। इससे पहले कोई चांद पे जाने की चांद पे आप लोग पहुंचा पाए क्या? या वैज्ञानिक भी ने, उसके लिए भी तो सर पैसा लगता है ना, पैसा तो उसमें भी खर्च होता है ना सर। वो पैसे सरकार नहीं देती तो कौन देता है? नहीं नेहा दुबे जी, शायद 2014 से पहले हम लोग शायद खाना भी नहीं खाते थे। मुझे ऐसा लगता है जब मोदी जी आए तभी इसके बाद हमने खाना सीखा, तभी हमने चांद पर जाना सीखा। यानी मोदी जी आए तभी हम आजाद हुए, उससे पहले हम कुछ थे ही नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को छला है। 11 साल से जनता छली जा रही है। ना तो कोई कहीं ऐसे जुमले तो ये भी नहीं दे रहे जैसे कि आप दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अग्निवीर को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे ही जुमले तो नहीं है। जो देश की सीमाओं को सशक्त करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना जो है, जिसको मैं सार्थक नहीं मानता हूं, और मेरा मानना है कि जो सैनिक सेना में भर्ती होगा, पूर्ववत होगा, उससे सेना सशक्त होगी। और सेना को सशक्त करने के लिए हम तो सिर्फ सरकार से भी निवेदन करते हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पूर्ववत योजना को लाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कई बार इन बातों को उठा दिया गया है। केंद्र सरकार को रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमारी अच्छी सेना हो, सशक्त सेना हो, तो अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करें। ठीक है, चलिए कोशिशें आप लोगों की तरफ से भी जारी है, कोशिशें सरकार की तरफ से भी जारी है, लेकिन बीजेपी इन 11 सालों को बेमिसाल बता रही है। भले ही आप ये कह रहे हो कि 11 साल जो हैं
वो बिल्कुल शून्य है, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये 11 साल हमारे देश के लिए बेमिसाल हुए हर क्षेत्र के लिहाज से। बहरहाल जनता इसे कैसे देखती है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।